हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आपका पहला पहला बोर्ड है और आप बोर्ड के पैटर्न से अच्छी तरह से वाकिफ हो जाए, इसलिए मैं आज एक ऐसी शानदार वीडियो लेकर आया हूँ जिससे आपको बहुत इजीली 5 नंबर प्राप्त होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हर पेपर में, हर पेपर के पार्ट्स में कुछ क्वेश्चन भव विकल्प होंगे। जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ कि फिजिक्स में पहले 5 क्वेश्चन भव विकल्प होंगे, तो स्टूडेंट्स हम उनकी भी प्रैक्टिस आपको कराएंगे, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि आपके 25 में से 25 नंबर मैं ऑब्टेन कराऊंगा और आपको फिजिक्स में टॉपर बनाऊंगा। इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार आग्रह करता हूँ, बार बार इस बात पे जोर देता हूँ कि प्लीज़ सभी डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि कहीं ऐसा कोई वीडियो आपके मिस हो जाए जिसमें 2 या 3 नंबर का हो जाए मिस, और आपके नंबर भी मिस हो जाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी, तो ठीक स्टूडेंट्स, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए। जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है लाल, उस पर क्लिक कर दीजिए, वो ब्लैक हो जाएगा, इस पर आपको ही फ़ायदा है स्टूडेंट्स। तो देखिए, थैंक्स, आपने सब्सक्राइब कर लिया स्टूडेंट्स। आप देखिए तैयारी करते हैं, और ये विकल्प ऐसे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि यदि कोई विकल्प नहीं आता, यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, तो उसमें तुक्का कैसे लगाना चाहिए जिससे कि वो भी 100% ठीक बैठे, उसको भी स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इन तमाम उसको, और विकल्पों के आंसर कैसे लिखने चाहिए, इन सब बातों को इस वीडियो में मैं डिस्कस आपसे करूंगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिए, अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिले। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो तैयार करते स्टार्ट करते हैं हम, कैसे आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या के आर के बीच संबंध है। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स जब आप पेपर करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए। तो देखिए, फार्मूला आपको याद है वक्रता त्रिज्या, उसमें संबंध तो आप बता देंगे। आप इस फार्मूले को याद रखेंगे, इसे इस रूप में याद रखेंगे, एफ इक्वल टू 2r। क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, हमेशा इसको याद रखेंगे, एफ इक्वल टू, वेरी सॉरी, क्या रखेंगे याद, इक्वल टू आर बराबर 2f है। इसको आसानी कर होती है लिखने में, बटे से अच्छा याद करने। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको वही बताता हूँ, माइक्रो स्टडी करनी, यानी कि सूक्ष्म स्टडी की किसी फार्मूले को किस रूप में याद किया जाए। ठीक है, तो r बराबर 2f, बटे के रूप में याद ना रखिए आप, बटे के रूप में अगर आप इसे याद करोगे, देखो जैसे f, इसे आप याद करोगे, f इक्वल टू r/2, तो ये f बराबर r/2 कितने वर्ड्स बोले, और जब मैं बोला r बराबर 2f, कितना, कौन सा आसान है, जबकि है दोनों ही बात एक, r इक्वल टू 2f। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद रखिए। ठीक है, याद रख लिया आपने। अब इसे इस रूप में ढूंढिए कि r बराबर 2f है, नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स इसमें कि f बराबर दे रखा है, r बराबर नहीं दे रखा है ना। सारों में विकल्प, यहाँ भी f है, यहाँ भी f है, यहाँ भी f है, यहाँ भी f है। स्टूडेंट्स, इन विकल्पों की अभी से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आप जब किसी कंपटीशन में बैठेंगे मेरे स्टूडेंट्स, तो आप इसी तरह के क्वेश्चन हल करेंगे और आपको एक शानदार सर्विस प्राप्त होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ भी f है, f है, f है, f है, तो इसे f की टर्म में बदलिए, ये r की टर्म में। ठीक है, तो f इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, r, और ये 2 इधर भाग में हो जाएगा r/2, बहुत ध्यान से, तो r/2, तो कौन सा विकल्प होगा, f इक्वल टू r/2। ठीक है, ये विकल्प ठीक है। अब इसे अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, सोल्व कर पेपर, अगर कोई क्वेश्चन या विकल्प सोल्व करना पड़े स्टूडेंट, तो उसे रफ पे करते हैं। ठीक है, आपको तो सिर्फ ये लिखेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर का कौन सा, ऐसे देखो, डी, ठीक, ऐसे बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूं, एफ बराबर r/2, विकल्प सही है, ये देख लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी मैंने आपसे बात की थी कि अपने विकल्प का आंसर कैसे देना चाहिए। ठीक है, ये विकल्प नहीं उतारेंगे, सिर्फ आंसर लिख देंगे सीधा, डी
कौन सा विकल्प है पहले का? डी विकल्प सही है। और वो क्या है? F बराबर R/2, यानी कि विकल्प भी लिखोगे और उसके आगे जो लिखा हुआ है उस विकल्प में जो आंसर लिखा है उसको भी लिखेंगे। बिल्कुल जस्ट फॉलो दिस मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बात सीख ली कि हमें विकल्पों के आंसर अपनी कॉपी में कैसे देने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर हल भी करना पड़ेगा तो उसे रफ पे करेंगे, यहाँ कोई उसका वो नहीं लिखेंगे, सीधा यहाँ तो आंसर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्टूडेंट्स कौन सा विकल्प सही हुआ? अब तो मैं निशान ही लगा रहा हूँ, ये इसका विकल्प ठीक हुआ। तो ये हमने राइट का निशान लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की इन्हीं बहुविकल्पियों में से आपको 5 नंबर के बहुविकल्प मिला करेंगे। ठीक है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल। संयुग्मी का मतलब क्या होता है? संयुग्मी, जो यानी कि साथ मिलाकर युग्म बनाते हैं। ठीक है ना, तो कौन से बिंदु संयुग्मी होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए ये है, देखिए मैं आपको अवतल दर्पण बनाता हूं, देखिए स्टूडेंट्स बहुत आराम से। ठीक है, यहां मैंने वस्तु बनाई, ठीक, ये चला, ये फोकस से होकर जाएगा ना, ये लीजिए, और एक ये सी है तो वापस हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसे वस्तु लेते, इस पे वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहां बनता है। अगर इस वस्तु को आप यहां बनाए तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये और ये बिंदु क्या है? एक दूसरे के संयुग्मी हैं। ठीक है ना, आप वस्तु को यहां रखे तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। अब इन्हें इंटरचेंज कर दे, क्यों? क्योंकि ये जो किरणें चलेंगी स्टूडेंट्स, देखो अगर मैंने इसे वस्तु मान लिया, ये किरणें चलेंगी तो क्या चली जाएगी? इसके समांतर हो जाएगी स्टूडेंट्स, और इसके हो जाएगी तो फिर भी ये दोनों किरणें कहाँ मिलेंगी? यहाँ पर मिलेंगे, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। तो किस में संभव है? केवल अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव है। ठीक है, आप कहोगे सर समतल दर्पण में क्यों नहीं? समतल दर्पण में स्टूडेंट्स ये लीजिए समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण में क्या बनता है? पीछे प्रतिबिंब बनता है। ये वस्तु हो गई और ये प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, अब इनके चेंज तो कर नहीं सकते हम, यहाँ वस्तु को तो रख नहीं सकते क्योंकि तो पीछे आभासी बनता है। तो इसमें ऐसे ही किसमें स्टूडेंट्स? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब कहां पर बनता है? पीछे बनता है। ठीक है ना, तो पीछे की उसको हम क्या नहीं मान सकते? वस्तु नहीं मान सकते कि वस्तु से किरणें कैसे चलाओगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इनको आप बात ध्यान रखिए, हर चीज को समझिए तो उसके आसपास की बहुत चीजें स्टूडेंट्स पता चल जाती है। समझ लीजिए उत्तल दर्पण के लिए भी ये लीजिए, देखो है ना, ये उत्तल दर्पण है, संयुग्मी फोकस की बात कर रहे हैं। ये लीजिए, अगर कोई यहाँ पर रखी है ना, तो देखिए, सॉरी उत्तल दर्पण, वेरी सॉरी, उत्तल दर्पण तो ऐसे बनेगा, तो ये प्रकाश किरण ऐसे चली तो समांतर तुम कक्ष से ऐसे, यानी कहाँ से आती? यहाँ से प्रतीत होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये तो होगी ना, ये एक कहाँ से चलाइए स्टूडेंट्स आप? इसके उससे, एक इसके, ये इसका यहाँ से यहाँ आया, एक इसका ये सीधे का, तो इससे होकर देख रही है, जैसे ये सी से जाए तो वापस आ जाएगी रास्ते, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। अब यदि मैं, ये प्रतिबिंब है, सॉरी ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब है, अगर मैं इनको इंटरचेंज करूँ, इंटरचेंज का मतलब इस वस्तु को यहाँ रख दूँ, तो बताइए स्टूडेंट्स वस्तु से किरणें कैसे चलेंगी? इसके पीछे रख दो, अब इसको इसके पीछे रख दो तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव नहीं, केवल किस में है? किस में स्टूडेंट्स? अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में ही संयुग्मी फोकस संभव। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको प्रैक्टिस तभी होगी जब आप उसे सोल्व करेंगे। देखिए आगे पढ़िए, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है? जब हमने इनकी वीडियो बनाई थी स्टूडेंट्स की उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसकी नेचर कैसे होती है, स्थिति क्या होती है, तब मैंने आपको ये सीधा बताया था कि उत्तल दर्पण में केवल एक ही स्थान पर प्रतिबिंब बनता है सदैव। ठीक है, बना के दिखा देता हूं मैं स्टूडेंट्स, देखिए ये है क्या स्टूडेंट्स? उत्तल दर्पण। ठीक है, ये लीजिए, कहीं भी वस्तु रख लीजिए, इसे यहाँ रख लीजिए, क्योंकि देखो इसका वक्रता केंद्र क्या होगा स्टूडेंट्स? इसको अगर पूरा करो तो वक्रता केंद्र स्टूडेंट्स इसका ये होगा सी, ये इसका फोकस बिंदु होगा। ठीक है ना, तो देखिए इससे प्रकाश किरण चलाएंगे तो कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? ऐसे जाएगी, तो ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? कहाँ से स्टूडेंट्स? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है ना, इससे आती हुई, एक सी से गुजारो, देखा स्टूडेंट, तो यहाँ बनेगा, कहीं भी रख लीजिए इसे। तो इस उत्तल दर्पण से वस्तु से क्या है स्टूडेंट? सदैव, हमेशा
सदैव को ध्यान रखना, सदैव वस्तु से छोटा है, देखो सीधा है और काल्पनिक, क्योंकि वास्तविक रूप से नहीं, मिलाने से दिख रही है। तो किससे बनता है बताओ स्टूडेंट से? किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है? किससे? उत्तल दर्पण से। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आंसर लगा दिया स्टूडेंट्स हमने। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? दृष्टि क्षेत्र का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जब हम उसमें देखें तो उसमें पीछे का दृष्टि क्षेत्र, यानी कि पीछे ज्यादा से ज्यादा एरिया दिखाई दे। समझ रहे हो ना? देखिए अभी मैं दिखाता हूं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये लेंस है, ठीक है। अब मैं लेंस में तो क्योंकि पीछे दिखाई नहीं देगा, लेंस में तो क्या दिखाई, आगे का दिखाई देगा। मैं इसे में दिखाई दे रहा तो केवल आगे की वस्तु दिखाई दे रही है छोटे से में, तो इसका दृष्टि क्षेत्र तो स्टूडेंट्स बहुत छोटा है। अब मैं आपको स्टूडेंट्स अवतल दर्पण दिखाता हूं। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। देखिए ये अवतल दर्पण है, अगर मैं इसमें देखता हूं पीछे का, ठीक है, सॉरी ये अवतल दर्पण है, बीच नीचे से दबा हुआ है, तो इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसमें केवल ये विंडो दिखाई दे रही है, ये किवाड़ दिखाई दे रहा, केवल एक ही, बहुत बड़े उसमें। और ये है उत्तल दर्पण स्टूडेंट्स, ये उत्तल दर्पण। वाओ, इसमें सब दिखाई दे रहा है, बल्ब भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, वो रोशनदान भी दिखाई दे रहा है, सभी दिखाई दे रहा है। तो किसका दृष्टि क्षेत्र अधिक हुआ? उत्तल दर्पण का, है ना। और यही कारण है स्टूडेंट्स कि इसे हम किसके रूप में यूज करते हैं? बैक मिरर के रूप में, यानी कि जिससे पीछे से आने वाले जितने भी वाहन है सब इसमें हमें दिखाई दे जाए, है। इसका दृष्टि क्षेत्र आगे समझे स्टूडेंट। दृष्टि क्षेत्र का मतलब क्या है कि किस दर्पण में हमें सबसे ज्यादा पीछे का एरिया या सामने का एरिया दिखाई देता है, ठीक है, क्षेत्र दिखाई देता है। तो किस में दिखाता है? उत्तल दर्पण में। इसलिए हम उत्तल दर्पण को बैक मिरर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए कौन सा आंसर ठीक हुआ स्टूडेंट्स इसका? उत्तल दर्पण। बड़े गजब के सवाल है स्टूडेंट्स। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अगर मैं स्टूडेंट्स कहूं ऐसे रट के बता दूं आपको, तो आप कहेंगे सर आपने तो पढ़े हुए, आप तो बहुत सीनियर है, आपने को तो इतने दिन पढ़ाते हुए हो गए, समझना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अभी मैंने बताया स्टूडेंट्स आर बराबर क्या होता है? 2f, ये होता है ना। अब देखिए सर ये क्या है स्टूडेंट्स? देखो क्या है ये? आप अपन इसको ऐसे पूरा कर लोगे, बोलो इसका क्या होता है? ये इसकी क्या होगी? आर हो गई। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये अवतल दर्पण हो गया, इसका इधर से इसको कहाँ मोड़ोगे? समतल दर्पण को। समतल दर्पण को कहाँ मोड़ोगे स्टूडेंट्स? समतल दर्पण तो अनंत से जाकर मोड़ोगे, है ना, अनंत पे चली जाएगी, क्योंकि इसे तो मोड़ ही नहीं सकते आप। बताओ ऐसे तो ये लेंस थोड़ी होता है, ठीक है, सॉरी दर्पण थोड़ी होता है, ये तो समतल दर्पण है, तो इसको अनंत पे जाके मुड़ेगा। तो यानी कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हुई? अनंत। इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हुई? अनंत। तो आर की जगह अनंत रख दीजिए, अनंत 2 बराबर, तो इसे इधर ले जाओगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? अनंत बटे 2। अनंत इतनी बड़ी संख्या है कि उसे किसी भी राशि से भाग दे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए स्टूडेंट्स क्या होगी? इसकी अनंत। आगे बात समझे स्टूडेंट, इसलिए अनंत होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी, क्योंकि इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। तो कितनी होगी स्टूडेंट्स? अनंत। एक चीज और मैं यहां पर बता देता हूं स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए यही क्वेश्चन था और इसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते, आपको सुझाव ही नहीं दे रहा क्या आंसर है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यदि उसमें 1 है, यदि उसमें 0 है, यदि उसमें अनंत है, 3 राशि, ध्यान रखो स्टूडेंट्स, ऐसा फंडा बता रहा हूं जो आपको पूरी लाइफ में काम आएगा। इसलिए मैं स्टूडेंट्स कहता हूं कि प्लीज मेरी किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिए। पता नहीं किस फंडे में मैं आपकी पूरी लाइफ के लिए कितना शानदार सवाल बता दूं जो कि आपको बहुत फायदा देगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए अभी सब्सक्राइब करके रखिए। तो क्या अभी बताता हूं स्टूडेंट्स, किसके बारे में बता रहे हैं हम, कि यदि किसी विकल्प में आपको कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा, तुक्का मारना है आपको, तुक्का तो मारना है, तो तुक्का भी मारा क्यों ना, लॉजिकल से तुक्का मारे, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि फिट बैठे, तो उसका मैं फंडा बता रहा हूं। यदि विकल्प में संख्या लिख लीजिए 0, 1 या अनंत, ये 3 जो
राशि है ये प्रमाणिक मानी जाती है, स्टैंडर्ड मानी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब अपने इसमें आ जाते हैं, शून्य भी है अनंत भी है, ठीक है ना। अब ये 25 और -25, तो इनको तो कट कर दीजिए, ठीक है। केबीसी देखते हो कि भाई ये दो विकल्प हटा दीजिए। अब ये दो विकल्प बचे स्टूडेंट्स, ठीक है, शून्य और अनंत, ठीक है। अब इसमें यदि आप तुक्का मारोगे तो 50-50% चांस होंगे, ठीक है, सही करने के। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसे ऐसे कीजिए। अब इसका दूसरा मेथड स्टूडेंट, जब भी हमेशा बहुत ध्यान से देखिए, जब भी विकल्प होगा अधिकतर 80% या 75%, या तो बी में से होगा या सी में से होगा, ठीक है ना। ये वाला और ये वाले बहुत कम रखते हैं, जो भी एग्जामिनर सेटर होता है वो बीच में रखता है। तो इसका कौन सा, तो ये तो हम काट देंगे, इनमें से चुनेंगे शून्य और अनंत में, और अनंत में शून्य में ऐसे नहीं, क्योंकि ए पर है, इस पे, ठीक है। तो ये तुक्का है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे आप करेंगे, ठीक। तो इसका आंसर ये हुआ। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण आवर्धन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? आवर्धन का मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, कि कोई भी दर्पण है, कोई भी लेंस है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है बड़ा बनाता है, उसके अनुपात को कहते हैं। सीधी सी बात है स्टूडेंट, जैसे कि आपका पेपर हुआ 100 का, 100 में से आपने 25 का, ठीक है, तो आपका 25/100 आवर्धन हुआ, ठीक है स्टूडेंट। 25 यानी 100 में से 25, ऐसे ही। तो यानी कि वस्तु की 5 सेंटीमीटर की, प्रतिबिंब बनाया 2 सेंटीमीटर से, तो ये उसका आवर्धन हुआ, ठीक है। अब अपने केस में आ जाइए, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वस्तु का साइज नीचे और जो उससे बनता है वो ऊपर, यानी पेपर का अंक नीचे और जो आप प्राप्त करते हैं वो ऊपर। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं स्टूडेंट, जिससे आपको हमेशा याद रहे। तो देखिए अब बताओ, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब है ना, समतल दर्पण आपने देखा है, आप उसके सामने खड़े हो जाइए, रोजाना आप देखते हैं समतल दर्पण, रोजाना देखते होंगे, कई स्टूडेंट्स तो कई बार देखते होंगे। क्या महसूस करते हैं कि जितना बड़ा हमारा मुंह है उतना ही दिखाई देता है। कभी ऐसा देखा कि आपने किसी दिन हमारा मुंह छोटा दिखाई दिया, किसी बड़ा दिया? जितना मुंह बड़ा है उतना ही दिखाई देगा, ये उंगलियां उतनी मोटी दिखाई देगी। या कभी ऐसा होता है किसी समतल दर्पण में, ठीक है, आप मोटे दिखाई देते हो, कह रहे भाई हाथों में मोटा हो गया, हाँ? या किसी दर्पण में पतला, भाई हाथों में पतला हो गया, पतले का क्रेज ज्यादा चल रहा है इसलिए, है? तो नहीं, आपने देखा होगा ना भाई, 5 सेंटीमीटर ये पेंसिल है ना, समतल दर्पण की मतलब समतल दर्पण 5 सेंटीमीटर की दिखाई देगी, तो ये भी 5। अब बताओ स्टूडेंट्स कितना आया? 5 एकन 5, तो आवर्धन कितना आया? 1। कितना आया? 1। तो बताइए कौन सा आंसर ठीक है? 1। ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, कितने आसान है। अब पढ़े उसके, देखिए अब नेक्स्ट, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स विकल्प इतने हैं बहुत से, लेकिन मैं मैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो लॉजिकल उनसे ही कराऊंगा, ठीक है। ये लीजिए, ये एक सीमा पृष्ठ है, यानी कि यहाँ जल है स्टूडेंट्स, ये कुछ भी मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सीमा, ये वायु है और ये स्टूडेंट्स क्या है? जल है, ठीक। अब बताइए, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, ऐसे देखो, ऐसे, ठीक है। तो ये सीधी ऐसे चली जाएगी, ना ये इधर जाएगी ना ये इधर जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही अभिलंब है, यही क्या स्टूडेंट्स? अभिलंब है, तो ऐसे चले। तो अब इसका एक बात बताइए, तो पूछ रहा है अपवर्तन कोण कितना होगा। अपवर्तन कोण किससे नापते हैं? अभिलंब से, ठीक है। इससे नहीं नापते स्टूडेंट्स, ये नहीं नापते, ये नब्बे नहीं है, अभिलंब से, ठीक है ना। तो आप बताओ, ये किरण ऐसे जा रही थी, ये इधर की ओर मुड़ गई, तो इसका विचलन कितना हुआ? 30। लेकिन अगर ये सीधी चली गई तो विचलन कोण कितना हुआ? 0, कुछ हुआ ही नहीं, तो ये तो इसका अपवर्तन कोण कितना हुआ? 0, 0। तो इसका बहुत ध्यान रखना, क्या होगा स्टूडेंट्स? 0। कितने मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल स्टूडेंट, बहुत ही है। अभी और भी कराऊंगा स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं केवल बहुविकल्प पे क्वेश्चन कराऊंगा। मेरा ये चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन की थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, परिभाषाएं सब समाप्त कर चुका। अब मैं उनकी प्रैक्टिस करूंगा। ये बहुविकल्प की इस वीडियो में आपको केवल बहुविकल्प ही कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए और शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ और विकल्प, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट विकल्प फिर से स्टूडेंट्स मैं आपको याद दिलाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और ध्यान से स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी उनका फ़ायदा आपको मिलेगा। आलस्य मत कीजिए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है स्टूडेंट्स। बोर्ड का पेपर है, बोर्ड के एग्जाम्स में जितने आप नंबर ऑब्टेन कर लेंगे वे जिंदगी भर आपको फ़ायदा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए और विकल्प देखिए, यदि आपतन कोण 42 तथा अपवर्तन कोण 30 हो तो अपवर्तित किरण विचलित होगी। देखो यहाँ देख लीजिए, ये लीजिए एक पृष्ठ ये लीजिए, एक आपतित किरण ऐसे आई, आपतन कोण कितना है 42, ठीक होगा। देखो 42, तो जानी तो ऐसे चाहिए थी क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में जाता है, तो ये कितना होगा, ये भी 42 होगा शीर्षाभिमुख कोण। लेकिन ये क्या होगी, तथा अपवर्तन कोण 30 है, कितना है अपवर्तन कोण 30, तो ये थोड़ी सी नीचे की ओर मुड़ जाएगी, ये लीजिए, ये कितना है 30 और ये पूरा कितना 42। तो क्या कह रहा है, विचलित कितने कोण से हुई, भाई पूरे ऐसे थी 42 है ना, लेकिन ये जानी तो ऐसे चाहिए थी, गई ऐसे, तो कितनी विचलित होगी 42 में से 30 और घटा दो तो कितनी होगी 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 12 कोण से विचलित होगी, ठीक है ना समझे स्टूडेंट्स। अगर ये ऐसे होता, अगर ये दूसरा मान दो ऐसे जाती सीधी, लेकिन ऐसे ना जाके वो 30 अंश से जा रही है, 30 अंश से है ना, तो यानी कि ऐसे जानी चाहिए थी, इतनी विचलित होगी ऐसे, तो कितनी विचलित होगी 12 कोण से। आगे पढ़िए, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। जल यानी जिसका अपवर्तनांक 4/3 है में प्रकाश की चाल होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं इसमें वैसे भी स्टूडेंट्स आपको बता दूं, इत्तेफाक से कभी आपको कुछ याद ना रहे तो देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात या वायु में होती है, जो कि होती है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है स्टूडेंट्स, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इससे अलावा वो किसी भी माध्यम में चले, वो माध्यम जितना डेंस होगा या जितना सघन होगा, जितना कठोर होगा, उसकी चाल उतनी ही कम होगी। अपने से कंपेयर कीजिए आप स्टूडेंट्स, आप सड़क पे चलते हैं, ठीक है, सड़क पे बाइक दौड़ाते हैं, ठीक है, बाइक बड़ी आसानी से चलती है, जरा उसे किसी नहर में उतार दीजिए जिसमें पानी थोड़ा थोड़ा हो, तो किसमें, नहर में तो उसकी चाल और भी कम हो जाएगी। दलदल में सा दीजिए, दलदल में तो चलने की नहीं, तो इसलिए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो जितना ज्यादा माध्यम कठोर होगा उसकी चाल उतनी कम होगी। तो यानी कि जल तो उससे ज्यादा कठोर है, जल तो उससे ज्यादा क्या गाढ़ा है वायु से, तो उसकी चाल कुछ कम होगी, 3 से कम होगी, है ना। तो देखिए ऐसे लॉजिक लगाते हैं। तो ये जो 4 दे रखी ये तो हो ही नहीं सकता स्टूडेंट, 4 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ऐसे लॉजिक लगाते हैं। या तो ये होगी या ये होगी या ये होगी, इसके लिए फिर आप कैलकुलेशन, मैं तो ये तब बता रहा हूँ स्टूडेंट जब आपको याद ना रहे कुछ भी, तो ठीक है। अब जब आंसर से चेक करेंगे, अब इसे सोल्व करना है स्टूडेंट, तो इसे रफ पे करेंगे आप ले जाकर, वहां नहीं करेंगे, रफ पे करेंगे, जो आंसर आएगा वो फेयर पे लिखेंगे, रफ पे। अब ये मेरा रफ है ना, ये रफ है। तो देखो फार्मूला क्या होता है, ये ऐसा, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ ANW, है ना, जल वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे रखा ना 4/3, ये लगाओ। क्या बताया था मैंने, VA/VW। बहुत सिंपल फार्मूले मैंने स्टूडेंट्स आपको बताए थे। तो ये कितना है 4/3, इसे रफ पे सोल्व करेंगे। VA कितना होता है 3 गुना 10 की घात 8, और VW यानी कि जल है ना, वाटर, W फॉर वाटर, वाटर में हमें निकालना, इसे इधर ले जाओ तो कितना होगा VW बराबर है ना, इसको सबको इधर ले जाओ तो कितना होगा 3 या 9, 9/4 गुना 10 की घात 8। समझ रहे हो ना स्टूडेंट, भाई इसको इधर लगा, इसकी गुणा इधर होगी, ये याद रहेगी, ठीक है ना। इतनी स्पीडली आपको करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़े से स्टेप फास्ट करने पड़ेंगे। तो कीजिए, अब देखो कितना हुआ स्टूडेंट्स, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 20, ये होगा 2.10 की घात 8। तो कितना हुआ स्टूडेंट्स, 4 दूनी 8 हासिल 1, 10 हो गए, 4 दूनी 8 और फिर 4 5 20, तो 2.25 मीटर प्रति सेकंड, तो ये होगा, ठीक। ऐसे आप रफ पे कर लिया आपने, ठीक है ना, और आपको पता चल गया कि हमारा आंसर क्या है, तो सिर्फ आप अपने आंसर में से लिखें, इसको करके दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसे आप रफ में दिखाएंगे और आंसर जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सीख लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, किस रंग के लिए होता है। एक तो स्टूडेंट्स आप इस सीक्वेंस को याद रखिए, मैं इसे पढ़ाऊंगा भी, ये विब जो है ना, विब
इंद्रधनुष का निर्माण भाई या तो इसका होगा या रेड कलर का होगा, इन बीच में तो कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है ना। तो किसके लिए अपूर्णांक होता है? बैंगनी रंग के लिए। ठीक है, बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिकतम होता है, ये याद रख लीजिए। किसके लिए होता है? बैंगनी रंग के लिए अपूर्णांक सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग के लिए याद रखोगे, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, ठीक है, सबसे अधिक होता है। और यही कारण है कि चाल किसके लिए होगी? लाल रंग के लिए। बहुत ध्यान से देख लीजिए। निम्न, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट, निम्न में कौन सा लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है ना। देखिए लेंस आपने देखोगे सर, लेंस तो कांच के बने होते हैं। ठीक है ना। देखिए जल, कांच, प्लास्टिक, इनमें से कोई नहीं। आपने यदि कभी नहीं पढ़ा तो आप तो इसमें सीधा करेंगे कांच से बनता है। ठीक है भाई, ये भी आंसर हमारा ठीक। और आप कहेंगे हमारा तो ये क्वेश्चन गलत कर दिया सर ने। मैं बताता हूँ लेंस क्या होता है। पारदर्शी माध्यम, जरूरी नहीं कांच। तो लेंस मैंने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन लिखवाई थी। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो प्रकाश किरणों को या तो सिकोड़ सकता है या फैला सकता है। ऐसा माध्यम, जरूरी नहीं कि वो कांच का हो, जरूरी नहीं वो जल का हो किसी का, तो जल का भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, जल से भी बन सकता है वो पृष्ठ पारदर्शी माध्यम। ठीक है ना। आप एक बीकर में पानी भरिए, आप उसमें देखेंगे तो ये थोड़े से इधर उधर दिखाई देंगे, तो पानी से बन सकता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक को इतना बारीक खींचे, इतना बारीक काट लीजिए कि उसमें पारदर्शी बन जाए वो। ठीक है ना। वो भी होता है जैसे हमारी आंखों में लेंस डलता है स्टूडेंट्स, वो भी एक प्रकार का प्लास्टिक का लेंस होता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स किससे बनता है? जल से भी बन सकता है, कांच से बन सकता है, प्लास्टिक से भी बनता है, पर तो पारदर्शी होना चाहिए। और उसमें क्या क्षमता होनी चाहिए? प्रकाश किरणों को फैला सकने या मोड़ सकने की क्षमता होनी चाहिए, दैट इज जो लेंस होता है। ठीक। तो इसमें इनमें से सभी आगे पढ़िए। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। आपको याद है स्टूडेंट्स, ये पहले मैंने कराया है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है और आभासी होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? सीधा व आभासी। ये क्योंकि एक ही स्थिति होती है इसकी, तो इसलिए ये देखो -5d क्षमता के उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन विकल्प में भी आता है, वैसे भी आता है। अब इसे रफ पे जाके हल करेंगे आप। ठीक है, हमें नहीं पता इसमें से कौन सा, देखते करते। -5d क्षमता के उत्तल लेंस की फोकस, क्षमता के लेंस की फोकस दूरी होगी। ये रफ है, तो देखिए P बराबर 1/f मीटर में करना सीख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक। अब ये देखिए, तो अब देखो, जब मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, P बराबर 100/f, अब सेंटीमीटर में आ गए स्टूडेंट्स ये। ठीक है भाई, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया। ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में तो ये ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट, 100/f। तो अब रखिए, तो f बराबर क्या आ गया स्टूडेंट्स? देखो f बराबर 100/p, और मात्रा क्या आएगा? सेंटीमीटर में यहाँ। तो f बराबर 100/p कितना है? ये ना देखो, क्षमता -5, ये तो डायोप्टर है। -5 तो कितना है स्टूडेंट्स? -20 सेंटीमीटर। ध्यान रखना स्टूडेंट, -20 सेंटीमीटर। तो कौन सा विकल्प ठीक? ये बस, ये रफ पे करेंगे। ठीक है, अगर एक नंबर में आता है तो इसे पूरा करके दिखाएंगे, बिल्कुल जस्ट ऐसी। ठीक है, अगर एक नंबर में आता है बिना विकल्प के साधारण सा, तो आप इसे किस में करेंगे? इसे ऐसे करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण द्वारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सीधा, बड़ा और प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण से केवल एक ही स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, और सीधा जो प्रतिबिंब होता है स्टूडेंट, वो हमेशा आभासी होता है। वो उत्तल दर्पण द्वारा बने, वो समतल दर्पण द्वारा बने, या कैसे, यदि वो सीधा है तो वो क्या होगा? आभासी होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स क्या कह रहा, क्वेश्चन क्या हमारा, अवतल दर्पण में एक ही स्थिति ऐसी है जिससे कि उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा बनता और वस्तु से बड़ा बनता है। तो कौन सा है? जब वस्तु को आप करके दिखा देता हूँ, देखो ना आप बताएंगे। देखिए, समझना बहुत जरूरी है। अवतल दर्पण है स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसा है? अवतल दर्पण, ये लीजिए अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है ना, ये लीजिए, ये इसका F हो गया, ये इसका C हो गया, यहाँ पर रखिए, देखो है ना, ये कहाँ से होकर जाएगी? इससे होकर जाएगी। ठीक है, ऐसे होकर जाएगी। ठीक है, ये, और एक प्रकाश किरण किससे गुजार लीजिए? इससे गुजार लीजिए, यहाँ से। ठीक, तो कहाँ से? ये इधर तो मिलेगी नहीं, है ना, वापिस आ जाएगी, तो इधर मिलेगी। देखा स्टूडेंट्स, ये बन गया सीधा,
और कैसा है आभासी, और कैसा है सीधा है। तो ये कौन सा, जब दर्पण, ये फोकस है ना, फोकस और ध्रुव के बीच में, बता दो, ध्रुव व फोकस के बीच में। तो स्टूडेंट्स, टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी सफलता थाली में सजी सजाई नहीं मिलती, उसके लिए हार्ड मेहनत कुछ समय के लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, ये समय स्टूडेंट्स ऐसा समय चल रहा है कि इसमें आप जितनी मेहनत करोगे, आगे की आने वाली लाइफ यानी कि 25 ईयर्स बाद जब आप 25 ईयर्स हो, एक अच्छे से आप ऑफिसर बनेंगे, एक बहुत अच्छे एक नागरिक बनेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे एक अच्छा सर्विस पे होंगे, तो आप एक शानदार लाइफ के मालिक होंगे। और लेकिन इस समय उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा स्टूडेंट्स आज तक हुआ ही नहीं कि जिसने अपनी लाइफ में मेहनत ना की हो और वो सफल हो गया हो। ऐसा कोई भी, इसका कोई भी क्या नहीं हो सकता, अपवाद नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए मेहनत कीजिए, राजा हो या रंक, मेहनत सबको करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।